हैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है सेट नंबर 9 और इससे पहले हम लोग कितने सेट कवर किए, 8 सेट कवर कर चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी और क्वेश्चन भी आसानी से याद हो रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 8 सेट नंबर 9 देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले जो है हम लोग प्रीवियस सेट का कुछ प्रश्न था जो हम लोग आपको दिए हुए थे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। एक बार पहले प्रीवियस सेट का जो थे वो हम देख लेते हैं, उसके बाद सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो कल का जो सेट था, कल का जो प्रश्न था वो पूछा गया था कि निम्न में से निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। तो ये 1965 में जो था वो लागू नहीं हुआ था। इसके अलावा दूसरा जो था, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यह ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के द्वारा किया गया था। भारतीय भूमि का भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यह इंदिरा कैमोरिन है। मुख्य भूमि की बात कर रहा है तो ये कैप कैमोरिन होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो यह परासरव तरंग और बीटा किरण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि मुलिंग ला दर्रा मुलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दर्रा, हम सबसे पहले दर्रा हम उसे कहते हैं कि जो दो पहाड़ों के बीच का एक रास्ता होता है। जैसे कि यहाँ पे ये पहाड़ हो गया इस तरह से, और इसके बीच में ये नदी के द्वारा जो है काटा गया, इस रास्ते को दर्रा कहते हैं, जो नदियों के द्वारा काट कर लाया जाता है। तो ये मूल तो दर्रा कौन सा है, मुलिंग ला दर्रा। मुलिंग ला दर्रा कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंग ला दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। यह बृहद हिमालय प्रदेश में आता है, बृहद हिमालय के अंतर्गत दर्रा ये आता है। टोंस किस नदी की सहायक नदी है। टोंस जो है वह किस नदी की सहायक नदी है। तो टोंस जो है यह यमुना की सहायक नदी है। टोंस जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा चंबल भी है जो यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा जो बात करें हम, तो इसमें बेतवा हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया, हिंडन हो गया, सेगर हो गया और रिहंद हो गया। रिहंद ये सब क्या है, ये सब यमुना की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात भी स्थित है जो 100 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा यमुना की जब बात करें तो यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दुग्ध धारा जो जलप्रपात है यह कहाँ स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो यह नर्मदा में, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, उसी के ऊपर दुग्ध जलधारा है। इसके अलावा कुछ और भी जलधारा है, जैसे कि कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात है। तो ये सब जो जलप्रपात है यह किस नदी पे है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहने का मतलब हुआ कि जब यह झरना के द्वारा ऊंचाई, सबसे ऊंचा हाइट पर ऊंची ऊंची हाइट पर जब यह गिरता है तो एक धुआं के जैसा उत्पन्न होता है, एक धुंध के जैसा उत्पन्न होता है, पानी का जो धुंध है वो उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा जो लोहे का जो अयस्क है वो किस में पाया जाता है, कौन सा अच्छा रहता है, तो यह मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट जो लोहा है वो सबसे अच्छा लोहा का अयस्क माना जाता है, वो सर्वोत्तम गुण का पाया जाता है, क्योंकि इसमें 70% जो होता है वो कार्बन की मात्रा होता है। इसके अलावा हेमेटाइट जो होता है इसमें 60 से 70% होता है। इसके बाद जो होता है वो लिमोटाइट होता है, इसमें 40 से लगभग 60% की मात्रा होता है। और हम जो बात करें तो यह सीडेराइट जो होता है इसका रंग राख के जैसा होता है, राख के कलर का होता है सीडेराइट। जब हेमेटाइट की बात करेंगे, हेमेटाइट किस कलर का होता है,
यह लाल रंग के होता है। हेमेटाइट जो होता है वो रेड होता है। सीडेडाइट राख राख के आकार का होता है। लिमोनाइट जो होता है वह पीला होता है। तो इस तरह से आप जो है इस तरह की याद रखेंगे। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भारत में जो कौन सा राज्य है जो ऊन के सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो यह राजस्थान में है। राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान यहाँ पे ऊन का सबसे हर साल यह 15 मिलियन टन ऊन उत्पादन करता है। इसके अलावा राजस्थान में जो है, राजस्थान में 15 मिलियन टन जो होता है हर साल प्रति ईयर जो होता है वो ऊन का उत्पादन करता है। इसके अलावा राजस्थान में भेड़ और ऊँट पालन के सबसे अधिक होता है। भेड़ की एक अलग अलग किस्में भी पाई जाती है, अलग अलग नस्ल भी पाई जाती है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? तो मगध का सम्राट जो अशोक के द्वारा कहा गया है वह कौन से अभिलेख में कहा गया है? भब्रू अभिलेख में कहा गया है। भब्रू अभिलेख यानी कि फिर से एक बार राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान, जहाँ पे राजस्थान के विराटनगर, राजस्थान के विराटनगर, राजस्थान में जो जयपुर जो जिला है उस वहाँ पे एक विराटनगर स्थित है। उसी में वहीं पर ये भब्री अभिलेख पाया गया है, जिसमें जिसमें अशोक ने अपने आप को, जिसमें अभिलेख ने अशोक ने अपने आप को मगध मगध धिराज कहा है। और इसके अलावा उसने ब्राह्मणों को उसमें भी संबोधित किया है। इसके अलावा भब्रू अभिलेख की बात करें तो यह कौन सी भाषा में था? पाली भाषा में लिखा गया था। पाली भाषा में यह भब्रू अभिलेख लिखा गया। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? दशावतार जो मंदिर का निर्माण है यह किस काल में हुआ है? तो यह, इसके अलावा जो दशावतार जो मंदिर है यह 10 विष्णु के 10 अवतार को दर्शाता है। यह मंदिर जो है यह विष्णु को समर्पित है। इसकी बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला के देवगढ़ में है। यह गुप्त काल के निर्माण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गुप्त काल के निर्माण में कहाँ किया गया था? यूपी के ललितपुर जिला के देवगढ़ में हुआ था। यह इसमें कहा जाता है कि इस मंदिर में जो विष्णु के जो अवतार थे वो 10 अवतार थे, इसीलिए 10 अवतार से नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो शुद्ध अरबी जो सिक्का था वह किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इल्तुतमिश जो था वह बलबन के बाद आया था, यानी कि ये भी एक कौन सा था? गुलाम वंश के ये संस्थापक था। गुलाम वंश के था यह, गुलाम वंश के जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के द्वारा ये उसके बाद ही यह इल्तुतमिश आया था जो कि शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। कौन चलाया था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो 1211 से 1236 के बीच में चला था। इसके अलावा और जो इल्तुतमिश ने और भी सिक्का चलाया था, जैसे कि चांदी का टाका और तांबे का जीतल भी इसके द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रतिपादित, यह अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था 1912 में। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया। इसमें पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग में जो था, पृथ्वी के वो दो महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जैसे कि जिसमें 70.8% पर महासागर है। महासागर, जब महाद्वीपीय विस्थापन में महासागर और महाद्वीप की इसमें बात किया गया। महासागर जिसमें लगभग 70.8% जिसमें जल स्थित है, महासागर है। वहीं महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप जिसमें वो लगभग 29.2% भाग है महाद्वीप पर। तो महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया था? 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है।
सॉरी तुंगभद्रा नहीं पे, नागार्जुन जो सागर परियोजना है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा नदी के आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। यह नदी जो है नागार्जुन कृष्णा नदी जो है यह सिंचाई एवं विद्युत जल से संबंधित है। यहाँ पे इसके अलावा अलमाटी और श्री सैलम परियोजना भी स्थित है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर दो और जो परियोजना है वो कौन कौन सा है? अलमाटी परियोजना है और श्री सैलम परियोजना है। दो परियोजना और है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह सिंचाई और विद्युत जल से संबंधित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। यह कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। कुल्लू क्षेत्र में यह स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ पे हिम भालू और हिम तेंदुआ पाया जाता है। 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। 2014 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। यहाँ पे मुख्य रूप से भालू और हिम तेंदुआ पाया जाता है। केंद्र राज्य संबंधों को गठित आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर एक गठित आयोग का गठन किया गया था। वह कब किया गया था? तो इसका आयोग का जो गठन किया गया था वह 2007 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 2007 में इसका गठन किया गया था। एक आयोग जो था वो पुंछी आयोग का गठन किया गया। यह पुंछी आयोग जो था पुंछी आयोग जो था वो 2007 में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध को बेहतर बनाने के लिए यह कार्य किया जाता है। 2010 में इसके अलावा 2007 में आयोग का गठन किया गया था और 2010 में इसने रिपोर्ट पेश किया था। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 में आया था। राज्य सन्नार आयोग 1969 में और सरकारिया आयोग भी आया था 1983 में। तो ये कुछ आयोग का गठन किया जाता है राज्य और केंद्र के बीच संबंधों को बेहतर दर्शाने के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो आर्टिकल 155 के तहत कार्य किया जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। इसके अलावा 159 में 159 में शपथ की बात किया गया। शपथ किसका होगा? तो राज्यपाल की शपथ होगा। इसके अलावा राज्य की कार्यपालिका के जो प्रधान होता है वह राज्यपाल होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अनुच्छेद 159 यानी कि शपथ। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? दोनों जब कोई संसद में बिल आता है और उस पर कोई निर्णय नहीं निकल पाता है तो राष्ट्रपति जो होता है वह संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन उस बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बैठक जो बुलाने का कार्य है वह राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत कार्य करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है और उस बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी कि 184(4) के तहत 118 के सब क्लास 4 के तहत जो संयुक्त बैठक जो होता है, संयुक्त अधिवेशन, इसको संयुक्त अधिवेशन भी कहते हैं या संयुक्त बैठक भी कहते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कराया जाता है। अध्यक्ष। अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? देखिए, जब संसद का कार्य स्थगित रहता है, जब संसद नहीं चल रहा होता है और कोई ऐसी विकट परिस्थिति में कोई वैसे बिल जो लाना जरूरी हो जाता है तो उस चीज को अध्यादेश कहते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत
अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश लाता है कौन? राष्ट्रपति। अध्यादेश लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा जब कोई संसद का सदन नहीं चल रहा होता है तब, और उस स्थिति में कोई ऐसी बिल लाना जरूरी होता है जो जरूरी होता है, तो उस क्षेत्र में तब आर्टिकल अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश को लाते हैं। लेकिन उस जब फिर पुनः जब सत्र आरंभ होता है, जब सत्र शुरू होता है, तो कुल 6 सप्ताह के भीतर जो होता है उसी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है। संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है, अन्यथा क्या होगा कि संसद जो अध्यादेश है वो समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को पुनः पारित करवाना होता है संसद के दोनों सदनों से। सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था जो है वह कनाडा से लिया गया है। सरकार की जो संघीय व्यवस्था है वह कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा भी कनाडा से ही लिया गया है। किस अधिवेशन के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1892 के अनुसार यह जो है चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया लाया गया था। यानी कि चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार में यह किया गया था। इसके अलावा इसी अधिनियम में यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ही बजट पर विचार विमर्श किया जाता है और प्रश्न पूछने की भी शक्ति दी गई है। संविधान द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? यानी कि संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। यह अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन जब अस्थायी की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा और हम इसमें क्या देख सकते हैं कि कुछ और भी समितियां हैं, जैसे कि प्रारूप समिति। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्ट कमेटी भी से कहते हैं। ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। और इसमें जो कुछ समिति है, जैसे कि संघ संविधान समिति, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू तो अच्छे थे। संघ संविधान समिति, ये सब अध्यक्ष हैं। ये सब कुछ समितियां थी जो संविधान निर्माण के द्वारा ये सब गठित किया है। संविधान सभा के द्वारा ये सब गठित किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो होगा वो प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह कौन सा संविधान संशोधन इसमें किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा यह बताया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन किया गया था 1946 में। 51वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में। 2003 में 51वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो 15% से अधिक नहीं होगा। यानी कि लोकसभा में जितना जो सीट होता है उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो पहले देखेंगे कि आया कब था, तो यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 73वां संशोधन के द्वारा लाया गया था 1993 में। 69वां संविधान संशोधन 1993 को लाया गया था, जिसमें पंचायती दिवस को 24 अप्रैल को मनाया गया था। 24 अप्रैल को यह लागू किया गया था। लेकिन जो मनाना जो शुरू हुआ था वह 2010 से शुरू हुआ। 2010 से मनाया गया। जो पंचायती राज दिवस जो है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, वो कब से मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है।
आया कब था? 1993 में आया था, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल को। इसके अलावा हम और इसमें देख सकते हैं, विश्व विरासत दिवस जो होता है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत, विश्व विरासत दिवस, ये चीज इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खान जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो सरोद, सरोज नहीं है, सरोद है यहाँ पे, सरोद जो बजाया करते थे। सरोद एक वाद्य यंत्र है जिसे अमजद अली खान बजाया करते थे। इसके अलावा इसमें और भी जो है जो वाद्य यंत्र सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित थे, जिसमें से अली अकबर खान, अली अकबर, इसके अलावा अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खां है, अलाउद्दीन खां। तो ये कुछ थे जो वाद्य सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित थे। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा जो है यह म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्वर्णिम पैगोडा का तात्पर्य यहाँ पे हुआ कि स्वर्ण म्यांमार में जो था ये बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था, और ये काफी मात्रा में था, काफी। और जो पूजा स्थल जो था वो उस तरह से था, ये जो पूजा स्थल जो था यानी कि जो मंदिर टाइप का था, इस पर स्वर्णिम यानी कि सोने की परत चढ़ाया जाता था, उस पर सोने का एक कलश भी रखा हुआ था। तो इस तरह से जो बौद्ध स्थल जो था, जो है उसके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। तो ये जो स्थल, ये जो इस प्रकार के जो देख रहे हैं, ये म्यांमार में काफी ज्यादा संख्या में थी, जिसे स्वर्णिम पैगोडा कहा गया है। इसके अलावा इसमें हम और जैसे कि बात करें, चीन को देखें तो जिसे कहा जाता है एशिया का मरीज कहा जाता है, एशिया का मरीज कहा जाता है, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व की मोती किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं, पूर्व की मोती, पूर्व की मोती श्रीलंका को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडर, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचायती योजना के दौरान किया गया था? तो पंचवर्षीय, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था छठी पंचायती पंचवर्षीय योजना में। ये 1980 में आया था, 1980 में। इसके अलावा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग जो गठन किया गया था वह किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो केसी नियोग समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। केसी नियोग समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। कौन सी समिति? केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। इसके अलावा जो योजना आयोग है उसको 2015 में क्या किया गया? इसका बदल दिया गया, इसको नीति आयोग किया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो कर जो है 2 तरह के होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो है अप्रत्यक्ष जो कर है वह सेवा कर है, सीमा शुल्क है और बिक्री कर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह उपयुक्त सभी। इस तरह से अप्रत्यक्ष कर में सब लागू होता है,
इसमें सीमा शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद कर, ये सब शामिल किया जाता है। यह वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर होता है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है। इसके अलावा अब प्रत्यक्ष कर की बात करें तो जिसमें इनकम टैक्स होता है, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, निगम कर, निगम कर हो गया, कृषि कर हो गया, संपत्ति कर हो गया। तो इस तरह से कुछ कुछ उदाहरण है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 25 प्रश्न को डिस्कस किया। आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको जो है कमेंट में इसका आंसर बताना है। ये पिछले सेट में इसका ये सारे प्रश्न हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये आपको बताना है। पायरोडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तीसरा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो इस तरह से ये इसका उत्तर जो है आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में इसका आप उसको उत्तर बताना है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए अपने सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमें पुनः पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में भी ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे को प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।